अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। पुरुषोत्तम ने गुस्से से दहाड़े, आपकी बेटी से मैंने शादी की है और वह अब मेरी पत्नी है, और आप कहेंगे तो सारे सबूत ला कर दूंगा। और आदित्य क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑफिसर है, ये देखकर बता देगा कि सब असली है या नकली। वह अपने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट टेबल पर पटक दिया। आदित्य अपने चेस्ट पर हाथ रखते बड़े तसल्ली से उसे देख रहा था। उसने एक बार भी उस फाइल की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। मेघा कमरे के चौखट से बाहर आई। वह नारायण की आवाज़ सुन चुकी थी। उसके लिए तो आज हिसाब का दिन था, हिसाब वह जिसमें उसका रफा दफा करना ही था। काश सब कुछ गायब हो जाए, मैं भी यहाँ से कहीं खुद को छुपा लूंगी। रोते हुए सामने आ गई। तुम बाहर क्यों आई? जाओ यहाँ से अंदर, पुरुषोत्तम ने बेटी को घूरते और दहाड़ते हुए कहा, जबकि वह ना में सिर हिलाते, आंखें मलते आंसू अंदर ही अंदर उतारने लगी। पर उसे अब सारी सच्चाई का सामना करना ही था, हर हाल में, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाती। ये सच है, मैंने नारायण से शादी कर ली थी पापा। आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया था, सबको सांप सूंघ गया था। कैसे ये सब भूल गई? पुरुषोत्तम ने आगे बढ़ते खींच के एक थप्पड़ मेघा के गाल पर जड़ दिया था। ओम प्रकाश का दिल हिलकर रह गया था। नारायण ने अपनी मुट्ठियां बड़ी जोर से बंद कर ली और आगे बढ़ते मेघा को अपने पीछे किया। पुरुषोत्तम जो फिर से हाथ उठाने ही वाले थे, नारायण को यूं बीच में दीवार बनता देख आंखों में हैरानी लिए रह गई। खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो। वह रोते हुए सब कुछ बता रही थी। मेघा ने नारायण को एक तरफ किया। वो मेरे पापा हैं, वो मुझे जान से भी मार डाले तो गम नहीं। वह गुस्से में भरे अंदाज से चिल्ला रही थी, मारो पापा मुझे। वह पापा का हाथ लेकर अपने गाल पर थप्पड़ मारने लगी। मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ, मुझे मारो। मैंने आपको धोखा दिया, तकलीफ दी, मैं इसी लायक हूँ। पुरुषोत्तम ने गुस्से से उस पर झपटा था। वह जाकर सीधा नारायण के सीने से जा लगी। दफा हो जाओ यहाँ से, मर गई तुम मेरे लिए। आज से तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बेटी पारुल है। वह दूर खड़ी पारुल को देखते धीरे से बोले। उनका शब्द नहीं निकल रहा था, वह रो पड़े थे। पारुल की आंखें पानी से भरी जा रही थी। अगर प्यार करना पाप है तो आपने सबसे पहले पाप किया था। नारायण की आवाज ऊंची हुई। अगर छुप कर शादी करना पाप है तो आप भी इस पाप के जिम्मेदार हैं। ये भी तो आपकी ही बेटी है, यही काम आपके भाई का है। आप करे तो आपके लिए माफी, और कोई और करे तो पाप है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि आप बेटा है इस परिवार के, और ये सब अगर बेटी करे तो कोई माफी नहीं, क्योंकि वह एक बेटी है। नारायण की बात ने सबको नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। आज से 25 साल पहले आप भी तो किसी से शादी कर चुके थे। आपने माफी मांगे बगैर एक बच्ची को सौतेली माँ के सर पर लाकर डाल दिया था। आज अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे? बेटियों की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। इसने चुपके से बिना किसी को बताए शादी की, तो मैं कैसे मान लूं और कैसे माफ कर दूं? उसने बिना किसी के बताए शादी नहीं की है। अचानक से आदित्य की आवाज पर वहां सब चौंक गए थे, जो काफी देर बाद बोला था, और अब नजरें अपने दादा अंकल पर अटकी थी। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी जगह उन्होंने साइन की थी उस मैरिज सर्टिफिकेट में, और शादी में ये भी शामिल थे। आदित्य ने मैरिज सर्टिफिकेट उनके सामने किया। पुरुषोत्तम ने गहरी सांस भरते सबकी तरफ देखा। हाँ, ये सच है, मैंने नारायण और मेघा की शादी करवाई थी, और ये मेरी इच्छा से करवाई गई थी। मेघा ने हैरानी से उन्हें देखा। उसने मैरिज सर्टिफिकेट पर दादाजी के साइन देखे थे, पर गौर नहीं किया था। उसे लगा था नारायण ने किसी वकील को पिता बनाकर ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, पर आज ये सारी राज खुल गई थी। उसके पेरेंट्स उसके दादा बन गए थे। ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेटी को क्यों बेमोल किया पापा? पुरुषोत्तम ने दुखी होते हुए पूछा, ताकि तुम दोनों भाइयों को एहसास हो तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलतियां की है। एक बेटा अपनी दूसरी पत्नी के मरने के बाद उसकी औलाद को लाकर पहली पत्नी की गोद में डाल देता है कि संभालो इसे, और दूसरा इतने साल बे औलाद होने की वजह से बाहर शादी कर बैठता है एक विधवा से। विधवा के पास पहले से ही एक बेटा था, और उसने उस बेटे को बाप का नाम देने का झांसा दिया था। उस बच्चे को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि मैं इस खानदान का खून नहीं था। खून तो आदित्य अर्जुन भी नहीं है, तो फिर उनको अपना औलाद कैसे समझ लिया गया, और मुझे और मेरी माँ को कभी स्वीकार नहीं किया गया। ये सुनते सबके पैरों तले से जमीन निकली थी। अपनी दूसरी पत्नी और उसके बेटे को उसका हक ना दिला सका। ये सब मैंने करवाया ताकि तुम दोनों को एहसास हो, जब औलाद कुछ गलत करती है तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को धोखे में रखा और शान से जीते आ रहे थे सर उठाकर। अब भी तुम दोनों की नजरों में कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी पोती मेघा ने फिर भी माफी मांग रही है। तुम दोनों ने तो अपनी गलती मानना भी गवारा नहीं किया। प्रताप साहब की बातों पर दोनों भाई सर झुका गए। अपराजिता की आंखों में ढेरों आंसू थे। पति के बेवफाई ने उनको तोड़कर रख दिया था। आदित्य इस बात का एहसास था, पर हकीकत तुम लोगों पर खुलना बाकी है।
आदित्य के नाना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नारायण मेरे दोस्त का नाती है और इस हकीकत को सबको स्वीकार करना होगा। नारायण को मैंने गोद लिया है। नारायण और मेघा की शादी मैंने करवाई है और ये भी तुम सबको स्वीकार करना होगा। नारायण बेटा, जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे साथ जितना भी बुरा हुआ, तुम्हारी माँ को और तुम्हें दर दर की ठोकर खाकर बितानी पड़ी। काश मुझे ये सब बात पहले पता चल जाता जब मैं गांव गया था और अपनी जमीन की कुछ कार्रवाई करनी थी। तभी मैंने अपने दोस्त से ये सारी बातें जान पाया था। मेरे दोस्त को भी नहीं पता था कि ओम प्रकाश मेरा बेटा है और ना ही ओम प्रकाश ने अपनी पहचान बताई थी। यह हमेशा गांव आता जाता रहता था। उसने तब नारायण की माँ से शादी कर ली थी और उसे सहारा देने का वादा किया था। लेकिन जब ओम प्रकाश का मन भर गया तो उसने तुरंत दोनों को भुला दिया और फिर इसके दोस्त के एक्सीडेंट ने उसे भी बिजी कर दिया और उन दोनों बच्चों को लेकर ये खुश हो गया था और उनकी परवरिश में लग गया था। उसने भलाई का काम तो किया था, लेकिन पीछे शादी करके एक बच्चे को और माँ को रोता छोड़ाया था। उसने यही कहा था कि मैं अपनी पत्नी को मना लूंगा और तुम्हें उस हवेली में ले चलूंगा, लेकिन ये नाकाम रहा और अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बता पाया और नारायण की माँ सीता और नारायण को बिल्कुल भूल गया। उसी बीच मेरे दोस्त की भी मृत्यु हो गई थी और ये बात कभी न खुल सका। मेरे गांव के पुराने नौकर ने जब ये बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैंने ठान लिया था कि मैं नारायण को जरूर अपनाऊंगा। जहां उन दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है, वहां नारायण की भी हो सकती है। ओम प्रकाश ने गुस्से में कहा, जब मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता तो आप उसे उसकी माँ को यहाँ कैसे रख सकते हो? दादाजी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए। आज भी इस बात से मुकर रहे हो। अगर तुमने गलती की हो तो उसे स्वीकार करना सीखो। अगर तुमने ऐसी कोई भी बात कही जिससे मुझे अपने खून पर शर्मिंदगी उठाना पड़े तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। तुमसे हर संबंध तोड़ लूंगा और सिर्फ यही नहीं, वसीयत करूंगा कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरा चेहरा ना दिखाया जाए, ना मेरे अर्थी को कंधा देना। उनके इतने सख्त शब्दों से पुरुषोत्तम ओम प्रकाश दोनों ही तड़प उठे थे। आप ऐसा मत कहिए। आप यहाँ ना रहे तो हम सब अधूरे रह जाएंगे। मैं अभी जाकर राधा को यहाँ ले आता हूँ। नारायण, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। जितना हक इस घर में आदित्य और अर्जुन का है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। तुम भी इस घर के बेटे हो। जैसे पारुल को हमने अपनाया, हम तुम्हें भी अपनाएंगे और ये तुम्हारा हक है। अपने दादा को बुढ़ापे में इस तरह तकलीफ मत दो। वह रोते हुए बोले तो नारायण का दिल तड़प उठा था। पापा, आपको माँ को लाने की कोई जरूरत नहीं। वह 1 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं और उन्होंने मुझे कसम दिया था कि मेरे मरने के बाद तुम जरूर दादा के पास जाना, ये सारी बातें बताना। आज के बाद कोई भी किसी विधवा औरत का फायदा ना उठाए। मेरी माँ की कसम देने की वजह से मैंने ये सारी साजिश की थी। नारायण ये सब बताकर रो पड़ा था। नारायण का दिल तड़प रहा था। नारायण, दादाजी ठीक कह रहे हैं। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा है। किसी एक के किए की सजा हम सबको मिले, कहाँ का इंसाफ है? अर्जुन ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे बड़े भाई होने का सम्मान दिया था, जैसे वह नारायण भाई के रिश्ते को स्वीकार कर चुका था। अर्जुन ठीक कह रहा है। नारायण, मेरे पति ने ये पाप किया था। तुम्हारी विधवा माँ से शादी करके उसे छुपाया। पर बेटा, तुम्हारे दादा सही कह रहे हैं। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना बाकी बच्चों का है। अपराजिता नारायण के सर पर हाथ रखती उन सबको देखने लगी। उसकी आंखें भीग गई थी। बेकाबू आदित्य पर उठी, जो गहरी स्माइल देता एक आईब्रो ऊपर कर गया था। मेघा, यहाँ आ जाओ मेरी बच्ची। दादाजी ने मेघा को पास बुलाया और जो दूर दीवार के पास बिल्कुल अकेली थी, चुप आंसू बहा रही थी, आज वह भी अपनी मरी हुई माँ के लिए तड़प उठी थी। उसे एहसास दिलाया गया था कि वह उस परिवार की नहीं थी, फिर भी उसे अपनाया गया था। ये एहसास बहुत जानलेवा होता है। और सामने मेघा जैसी लड़की जिसे अपने हक के लिए बोलना तक नहीं आता। तो हालत के हाथों मार कर रही थी। बेटा, दिल छोटा ना करना। आपके दादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम नारायण को बहुत चाहती हो। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। वह उनके सीने पर सर रखकर रो दी थी। तभी दादाजी ने पारुल को एक बार आवाज दिया, आपके दादा ने आपकी शादी आदित्य से तय की है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मेरे इस फैसले पर वह उसका चेहरा ऊपर करते ठोड़ी पर हाथ जमाए बहुत मान से पूछ रहे थे। उनके इस तरह अचानक पूछे जाने पर वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तू राजी है ना मेरा बच्चा? फिर पूछने लगे तो वह हाँ में सिर हिला गई थी। ये उसकी अच्छी परवरिश का नतीजा था जिसने दादाजी का दिल खुशी से भर दिया था। और फिर थोड़ी ही देर में आदित्य और पारुल की शादी कर दी गई थी। ओम प्रकाश और पुरुषोत्तम एक तरफ खड़े चुप थे। ये सब देख रहे थे। इस बार किसी की हिम्मत ना हुई कि वह बीच में एक शब्द भी बोल सके। कल मैं इन चारों बच्चों का रिसेप्शन करूंगा, वो भी धूमधाम से। दादाजी की बात पर आदित्य नारायण ने आगे बढ़ते हाँ में सिर हिलाया।
मेरे पास मत आना। जो कुछ आपने किया उसके बाद अब कुछ भी कहना बेकार है। अपराजिता ने गुस्से से ओम प्रकाश को अपने कमरे के चौखट पर ही रोक दिया था, जो उसके तरफ बढ़ रहे थे। क्या मुझे एक बार भी सफाई का मौका नहीं दोगी? वह विनती भरे शब्दों में बोले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके इस कार्रवाई के बाद मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या किसी की मदद करनी पाप है? तुमने मेरा तमाशा बना दिया। माना कि शादी करनी जुर्म नहीं, लेकिन उसको छुपाना, दूसरी पत्नी को उसका हक न देकर उसको दुनिया से छुपाना, अपनी औलाद को उसका हक न देकर उसे सीने से न लगाना, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? वह औरत इस दुनिया में नहीं रही और ये सजा ही आपके लिए बहुत है। भगवान ने आपसे माफी का भी हक छीन लिया। वह उनके दिल पर तीर चलाती वहां से उठ गई, जबकि दादाजी ने अपराजिता की बात को स्वीकार करते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मेघा रूम में आ गई तो नारायण पहले से वहां मौजूद था। आज रात वह उसके कमरे में ठहरने वाला था। तारीख गवाही थी। वह शादी करके दुल्हन को ले जाने के बजाय खुद विदा होकर उसके रूम में आ गया था, और ये सब वह दादा की इच्छा पर कर रहा था, उनकी ही खुशी के खातिर। वह चाह कर भी यहाँ से नहीं जा पाया था। सोफे पर बैठे दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। एकदम मेघा उसके सर पर आकर खड़ी हुई। नारायण ने निगाहें फेरते उसके तरफ देखा, जो आंखों में आंसू और शिकायत लिए खड़ी थी। नारायण ने बिना किसी असर के अपनी निगाहें वापस मोड़ ली। बहुत खुश होगे ना? आप मुझे मेरे बाप की नजरों में गिराकर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल क्यों किया? वह गुस्से में बोली। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, वह गुस्से से कहती पलटी। माफी मांग कौन रहा है? नारायण के होठों से निकलने वाले शब्द पर वह होंठ भींचते उसकी तरफ वापस पलटी। तुम तो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं थी। मैंने तुम पर मोहब्बतें लुटा दी, अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया था। कम माना। वह एकदम गुस्से से बोलता खड़ा हुआ। वह एकदम चुप हो गई। तुम सबने मेरी माँ को बहुत तड़पाया, जो तुम्हारे बड़े पापा के लिए तड़प तड़प कर मर गई। अगर उन्होंने मेरी माँ को सहारा दिया था तो हवेली में लाकर उनको सबसे मिलवाना चाहिए था। मैंने अपनी माँ को हर पल तड़पता हुआ देखा था। मैंने जब आंखें खोली थी तो तुम्हारे बड़े पापा को ही सामने देखा था। उनको ही अपना पिता मान बैठा था, और उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। ये सब तो तुम्हारे साथ बहुत कम है। मैं बहुत परेशानी में था। इतनी परेशानी में थे तो मुझसे संबंध ना बनाते। मेघा का इस बात पर बहुत दिल दुख गया था। उसकी बात पर एक नज़र उसे देखता मुंह फेर कर फिर से सोफे पर बैठ गया। उस वक्त उसके सोचों का सैलाब उमड़ रहा था। अगर नहीं दिल तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह अब की बार बड़ी बदतमीजी से बोली थी। वह चाह कर भी नहीं भुला पा रही थी कि नारायण ने उसे चीट करके शादी की थी। यही समझती रही कि उसकी मोहब्बत के जवाब में वो उससे शादी करने पर मजबूर हुआ था। पर आज हकीकत खुली तो पता चला वह तो उसके जिंदगी में आया ही एक साजिश के तहत था। मैं यहाँ सिर्फ दादा का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहता था। उनकी इच्छा ना होती तो एक सेकंड भी इस घर में ना रुकता। जिस घर में मुझे बचपन में अपनाया नहीं गया था, अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। पर अपने दादा की खातिर मैं अपना मान भी भूल बैठा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। मेघा से तड़पकर बोलता आंखें बंद कर गया था। फिर दादा के कमरे में जाकर सो जाओ ना, वह भी गुस्से से बोली, और उसे चौंका गई। शादी तुम्हारे साथ हुआ है, दादा के साथ नहीं। वह भी उसे बिना पलक झपकाए देख कर बोला। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझसे शादी की है, और मुझे तभी अपने साथ नहीं ले गए। वह आंखें मटकाती शीशे के सामने खड़ी होती अपने झुमके उतारती ड्राइंग रूम के अंदर बोली। उसकी बात पर नारायण ने आईब्रो ऊपर करते उसे सर से पैर तक देखा, जो अपने जिस्म पर जेवर उतार रही थी। और हाँ, मेरी तस्वीर नहीं दिखाई तुमने सबको? मुझे तो लगा था मुझे बदनाम करने आए हो। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? मैंने उसे कब का डिलीट कर दिया था। उस वक्त नारायण को उसकी बात पर गुस्सा आया था, और वह चुप कर गया। फिर खींची क्यों थी? वह हैरान हुई थी। तुम्हें तंग करने के लिए, ताकि तुम मेरी बात मान जाओ। तुम सच बोल रहे हो। तुम एक नंबर के मतलबी इंसान हो। नारायण उसे घूरता, वह भी उसे घूर कर रह गई, जबकि दिल बहुत तसल्ली में था। चेहरे पर झूठा गुस्सा बढ़ाए अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते अब वो अपने बालों को सीधा कर रही थी। उसमें कोई शक नहीं था, वह बहुत खूबसूरत थी और नारायण के दिल के ऊपर राज करती थी। इस बात का इकरार तो नारायण ने खुद से भी नहीं कर पाया था। उसे कैसे बताता? ये वजह थी कि मेघा और चिढ़ती जा रही थी। वह उस वक्त भूल गई थी कि वह कमरे में अकेली नहीं। एकदम अपने ब्लाउज के जिप को नीचे सरका गई, और वह जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेघा की तो सांसें ही अटक गई। शीशे में नारायण का चेहरा देखते उसके दिमाग से गुस्सा छूमंतर हो गया था। वह जल्दी से उसके तरफ पलटी, जबकि अब शीशे से उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी, और नारायण भी बिना रुके अपनी आंखों के उसके जिस्म को ताड़ रहा था।
जल्दी से वह अपने कपड़े को संभालने लगी। जबकि वह लहंगे का डोरी भी खोल चुकी थी, वह भारी लहंगा उसके तन से फिसलती जा रही थी, जिसे उसने दोनों हाथों से सीने पर थामा हुआ था। वह बोली, देखो, मैं भूल गई तुम यहीं पर हो। वह अपने गुस्से को मिटाते सर झटक गई थी। मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ। वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसे सर से पैर तक देख रहा था और पूछ रहा था, ये सब पहली बार नहीं हुआ, मैं तो तुम्हें देख चुका हूँ। अगर इतना ही शर्म आ रहा था तो रूम लॉक करके अपना कपड़ा बदल लेती। तुम दूसरी तरफ मुंह करो, मुझसे मेरा लहंगा नहीं संभल रहा। वह थोड़ी गुस्से में हो गई। जबकि नारायण गहरी निगाहों से बार बार उसे तक रहा था, वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा गया। वह घबराकर पीछे होती ड्रेसिंग से जा लगी। उस वक्त नारायण की निगाहों को देखना उसके लिए जैसे स्वर्ग था। वह इधर उधर देखते अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। जब 1 इंच की दूरी पर खड़ा था, मेघा ने अपना सांस रोककर उसे देखा। उसकी आंखों में मौजूद चाहत को देखते समझ गई थी। अपने दिल की धड़कनों को 120 की रफ्तार से धड़कता महसूस कर रही थी। नारायण ने उसके लहंगे को अपने हाथ से खींचा तो वह उसके सीने से जा लगी। नारायण उसके इतने करीब था, वह अंदर ही अंदर पिघलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे खुद को उन पलों में संभाले। उसके इतने करीब आते ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखते जरा सा उसके तरफ झुका, वह उसके सीने से जा लगी। मेघा के हाथ से उसका लहंगा नीचे छूटकर गिर गया। मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली। नारायण निगाहें उसके जिस्म के एक एक अंग को देख रहा था। नारायण ने उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर दी तो वह धीरे से अपनी आंखें मूंद गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नारायण ने उसके गाल को होंठों से छुआ जहां पुरुषोत्तम साहब ने थप्पड़ मारा था। उसका एक एक शब्द मेघा को अपनी आत्मा पर उतरता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों को होंठों से छूता हुआ आंसू बहने लगे थे क्योंकि वह रो रही थी। नारायण को उसका रोना अच्छा न लगा। वह पलके झुका गई तो नारायण ने उसको कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। वह धड़कनों को उसके सीने पर महसूस करती कांप उठी थी। अब तुम कभी भी मुझे रोती हुई दिखाई मत देना। वह उसे अपने साथ लगाए बिस्तर पर ले गया। लाइट ऑफ कर दी। आपने लाइट क्यों बंद की? घबराते हुए बोली, क्या तुम चाहती हो तुम्हें सर से पैर तक चूमूं? और तुम देखो तो मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ। मत करना ऑन, वह घबराकर बोली, जबकि नारायण के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ। मेघा देख लेती तो जी उठती थी। अपने शर्ट के बटन को खोलता दूर फेंका था। वह उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने लगी, लेकिन उसे बिन शर्ट के महसूस करती वह पागल हो गई थी। मुझे तसल्ली चाहिए मेघा, क्या तुम्हारा जिस्म मुझे तसल्ली नहीं देगा? वह बच्चों की तरह उसे पूछता मेघा को घायल कर रहा था। उसके माथे पर झुकता उसे किस करता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहकर मेघा के गाल पर गिर रहे थे। मेघा ने तड़पकर उसके गले में अपनी बाहें डाल ली थी और उसी पल वे दोनों एक दूसरे में खो गए थे। अपना गम भुलाते अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर चुके थे। वहीं पर आदित्य रूम में आया। वह उसके बिस्तर के तरफ बैठी आंसू बहा रही थी। ये रोना धोना क्यों मचाया हुआ है? उसके पूछने पर वह झट से उठ खड़ी हुई। मेरी शादी हो गई है ना? वह जैसे उसे बता रही थी। वह तो सबकी होती है। वह नासमझी से बोला, मैंने तो अभी ढेर सारा पढ़ना था। वह बच्चों की तरह बोली, तो पढ़ लेना, किसने रोका है? वह सर झटकता अपनी वॉच उतारता अंदर सोफे पर बैठा। शादी के बाद बच्चे होंगे तो मैं प्रेग्नेंट होकर कैसे पढ़ूंगी? कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह उसके पास आते माथे पर बल डाले पूछ रही थी, जबकि आदित्य तो उसकी बात सुनता बिल्कुल सुन रह गया। ओहो, मतलब कि तुम्हें ये सब पता है, तो अब बच्चे संभालोगी या पढ़ोगी? उसका दुख कम ही नहीं हो रहा था। हूं ना, मैं बच्चे संभाल लूंगा, तुम पढ़ाई कर लेना। अब जबकि वो बच्चे की तरह राजी हो गई थी, आदित्य ने भी खूब फायदा उठाया। अच्छा, आप संभालोगे? इतना आसान नहीं संभालना। जब दूध पिलाना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो? और सर झटकता एकदम उठ खड़ा हुआ। बस निकल गई ना हेकड़ी। बड़े आए बच्चे संभालने वाले। वह भी बड़ी अदा से सर झटकती सोफे पर बैठी। पारुल, कुछ तुम काम कर लेना, कुछ मैं संभाल लूंगा। उसका हाथ थामे मोहब्बत से अपनी तरफ खींचता धीमे नरम शब्दों में बोला, रातों को आप आ जाएंगे? वह मिनमिनाते बोली, ठीक है, कॉलेज तक माँ उसे संभाल लेंगी। वापस आकर तुम देख लेना। जब मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा तो मैं देख लिया करूंगा। मिलकर करेंगे तो सारे बच्चे पल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वह उसे अपनी बाहों में कैद करते प्यार से समझाते बोलता जा रहा था। अच्छा, नाम क्या रखोगे? वो फिर से कोई दिमाग में चलते हुए सवाल पर बोली। ये भी डन हो गया, पहले बेटा होगा। फिर से बोली, बेटा या बेटी, भगवान की देन है, जो भी हो, बस हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जो भी बच्चा हो सही सलामत हो। वह इस तरह बोलते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? आदित्य ने हैरानी से पूछा। चेंज करने। नींद आ रही है ना? वह आंखों में खुमार लिए बोला। सो जाओगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? वह धीरे से बड़बड़ाया, जिसे पारुल ने सुन लिया।
क्या सोने से बच्चे नहीं होते? उसके इस सवाल पर आदित्य ने उसे मीठी निगाहों से देखा। सर हाँ में हिलाया। मिस्टर आदित्य की पत्नी, क्या तुम इतनी मासूम हो जितनी बनती हो? वह उसे अपने सीने से लगाता उसके गाल खींच गया। इतने सख्त हाथ थे, अब की बार बुरा मानती गाल को सहलाती बोली, अभी तो हाथों की पकड़ से तुम्हें महकाऊंगा, तब क्या करोगी? उसका दुपट्टा गले से उतारकर एक तरफ रखता पारुल का दिल धक से रह गया। आप ये सब क्या करने लगे हैं? उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मेरी जान, धीरे से उसके कान में कहता उसके कान की लो को चूम गया था। पारुल को लगा उसके पूरा जिस्म में करंट सा दौड़ गया हो। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आदित्य को अपने पैरों पर खड़े रहना मुहाल हो गया था। वह उसके गले पर होठों का दबाव महसूस करती एकदम शर्म से लाल हुई थी। वह उस पर झुकता चला गया था। वह झट से पीछे हटी। मेरा सांस रुक जाएगा, वह उसके होठों पर होंठ रखकर बोला। अगर रुकेगी तो मैं मर जाऊंगा, वह गंभीर शब्दों में बोला और अपने अंदर उमड़ते अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा था। उसके सर के पीछे हाथ रखता उसको अपने गोद में उठाता, अपने होठों से उसको होठों को दबाता हुआ बेड तक ले गया। वह आंखें फाड़े हैरानी से आदित्य को देखती रही। धीरे धीरे बिल्कुल उसके अंदर समा रहा था और अपने होठों से उसके हर अंग को चूमता। पारुल को पागल कर दिया था। वह एकदम गुलाबी सी हो गई थी, लेकिन आदित्य अब रुकने वाला नहीं था। उसका ख्याल करता अपना जुनून निछावर करने लगा। प्लीज आदित्य, मुझे शर्म आ रही है। वह उसके मासूमाना हरकत पर जोरदार ठहाका लगाता लाइट को डिम कर गया था। अभी बच्चे और प्रेगनेंसी की बातें कर रही थी तो शर्म नहीं आ रहा था, अब ये सब कर रहा हूँ तो शर्म आ गई। पत्नी, तुम्हारे हस्बैंड थोड़े जनूनी टाइप के हैं, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वह उसके दोनों कलाइयों को तकिए पर दबाता उसके ब्यूटी बोन पर झुकता। वह थोड़ी चिल्लाई थी, मुझे लगा आप इंस्पेक्टर हैं। वह पारुल ही क्या जिसकी जुबान बंद हो जाए, पर अभी तो मेरा इमरान हाशमी बनने का टाइम आया है। उसे अपने बाहों में ले गया था। नहीं नहीं, वो मत बनना, आप आदित्य ही ठीक हैं। वह शरारती अंदाज में बोलती उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मिस्टर पत्नी, सब समझती हो पर मासूम बनने का ड्रामा कर रही हो। वह उसे गुदगुदी करता खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। नहीं, सच में बहुत मासूम हूँ। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते गहरी सांस भर गई। तुम यूं ही हंसती मुस्कुराती रहना। वह उसके होठों से हंसी चुराता प्यार से बोलता उसे अपने आप में गुम करने लगा। नारायण उस वक्त आदित्य के सामने बैठा था। उसने कहा कि इस केस के बारे में तुम क्या जानते हो? वह आज बहुत ही चुप था। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं डॉक्टर प्रशांत का प्राइवेट डॉक्टर था। उन्होंने मेरी माँ का इलाज फ्री किया था। उनकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने मारने की कोशिश की तो मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया था। मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। डॉक्टर प्रशांत मुझे अपना दायां हाथ समझते थे और उस दिन मैं मेघा को तुम्हारे मोबाइल का डाटा लाने के लिए इसलिए कहा था। तुम केस की कार्रवाई ठीक से कर रहे हो या नहीं? कोई घोटाला तो नहीं कर रही, बस मुझे इसको जानना था और कुछ नहीं। और मैं ये करके रहूंगा, कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। और उनके मुझ पर बहुत एहसान है और उसका बदला मुझे चुकाना है। नारायण, तुम बात को समझ नहीं रहे। जिस लड़के पर केस हुआ है वह कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वह तो साधारण लड़का है। बस उस लड़के को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर की बेटी ना ही कोमा में गई है। वह सब ड्रामा है। वह ड्रग्स का नशा करती है और बेचती भी है। उसकी वीडियो उस बेचारे लड़के ने बना ली है, तभी उस लड़के पर इसने झूठा इल्जाम लगाया है। अब भी तुम उस डॉक्टर की बेटी का साथ दोगे? एहसान उतारने के और भी बहुत से तरीके हैं। तुम अपना हाथ पीछे कर लो, मैं खुद देख लूंगा क्या करना है। तुम अपने जमीर के आगे शर्मिंदा ना होना। आप एक मुजरिम की साइड लेकर गुनाह करोगे। मुजरिम को उसका गुनाह भी स्वीकार करने दो और सजा भी मिलने दो। अब तक सिर्फ आपकी वजह से इस केस को लटका रहा था, वरना भरोसा करो बहुत पहले जान गया था ये सारा खेल उस डॉक्टर की बेटी का रचाया हुआ है। वह बचना चाहती है। अगर वे लड़की जेल ना गई तो अपने साथ कई मासूमों को बर्बाद कर देगी। नारायण सोच में पड़ गया। मैं अभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक अपनी आंखों से न देख लूं। बस इतनी सी बात। तो चलो आज मेरे साथ, मैं तुम्हें असलियत तक लेकर चलता हूँ। आदित्य और नारायण दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले, जहाँ पर डॉक्टर की बेटी रोज शाम को ड्रग्स का नशा करती थी और ड्रग्स का सेल भी करती थी। आदित्य ने ये सारी जानकारी बड़ी मेहनत से हासिल की थी। आज उस डॉक्टर की बेटी का सारा खेल खत्म होने वाला था। नारायण ने जब अपनी आंखों से उस डॉक्टर की बेटी की हालत देखी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। नारायण को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था और वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। ये सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले से जानता हूँ कि मेरी बेटी नशा करती है, लेकिन उसको बाहर बदनाम होने से बचाना है और तुम्हें मेरा साथ देना है और उस आदित्य नाम के ऑफिसर का काम तमाम करना है। तभी नारायण बौखला उठा और चुप से वहां से चला आया।
जान गया था कि सच क्या है। नारायण ने उसके काम की सराहना की थी। दादा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह उनका हाथ थामे कहने लगा, दादाजी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं मेघा को लेकर अलग रहूंगा, कमाकर खा लूंगा। मैं इस घर में इस छत के नीचे नहीं रहना चाहता। नारायण, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। मैंने तुम्हारे लिए हवेली का पिछला हिस्सा तुम्हारे नाम करवा दिया है। अब तुम यहीं रहोगे मेघा के साथ। मेरे सब बच्चे मेरी नज़रों के सामने रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी आखिरी सांस निकले तो कोई मेरी नज़रों से दूर हो जाए। दादा के ऐसे कहने पर नारायण समेत आदित्य, अर्जुन भी तड़प उठे थे। वो मुस्कुराए थे, अरे भाई, अभी नहीं मर रहा, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अभी तो मुझे मुरली को भी तो देखना है। अभी तो मुझे आदित्य और नारायण के बच्चे को भी तो देखना है, अपनी गोद में लेना है। मुस्कुराकर कहते। सबको हंसा गए। आप दोनों अंकल को माफ कर दो। अचानक नारायण के कहने पर वहां चुप्पी छा गई। दादा बहुत गुस्सा हो गए। सोचूंगा। मुरली के बच्चे, रुक जाओ, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करती हूँ। मुरली पारुल की मुंह दिखाई अंगूठी लेकर भागा था। पारुल उसके पीछे भाग रही थी। वह दादा की गोद में छुपा और पारुल जो फुल स्पीड में थी, ब्रेक लगते लगते फिर वह भी दादा की गोद में गिरती। आदित्य ने जल्दी से उसके कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींचते गिरने से बचा लिया। वह बच गई। वो मुस्कुराकर बोलता। आदित्य का गंभीरता से भरा चेहरा देखते जल्दी सांस रोक गई। उसे उस शीला का मारा हुआ थप्पड़ याद आया। वह जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखते। आदित्य को बिल्कुल अच्छा न लगा। उसके माथे पर होंठ रखता वहां मौजूद सब घर वालों को शर्मिंदा करने पर मजबूर कर गया। जबकि मेघा मुंह खोले उसे देखने लगी। मुंह बंद कर लो वरना मक्खी चली जाएगी। आदित्य की बात पर सब खिलखिलाकर हंसे थे। कुछ निगाहों की माफी इतनी जल्दी नहीं मिलती। दुनिया में उसकी सजा काटनी पड़ती है। सबसे बड़ा गुनाह वह होता है किसी का दिल दुखाना, और जब तक जिसका दिल दुखा है वो माफ ना कर दे, जब तक भगवान भी उसे माफ नहीं करता। तो याद रखो, किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचो। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।